और मैंने उनसे फिर पूछा कि क्या आपने ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किया जो इमरान खान से मिलने के बाद आप लोगों तक गलत इन्फॉर्मेशन पहुंचाते रहे। वो कहते बिल्कुल ये लोग आइडेंटिफाई हो चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। खबर यह है कि इमरान खान और पीटीआई के साथ 2 नंबरी करने वाले रॉन्ग नंबर आइडेंटिफाई हो चुके हैं। उनके एहतसाब का वक्त भी आहिस्ता आहिस्ता करीब आ रहा है और बहुत जल्द आप देखेंगे कि उनको नाम लेके शायद एक्सपोज किया जाएगा। और आधी अधूरी या यूँ समझ लें कि जानबूझकर गलत मालूमात कन्वे करके पीटीआई को कैसे नुकसान पहुंचाया गया, इमरान खान के मैसेजेस किस तरह से गलत कन्वे हुए, इस बारे में अब पार्टी के अंदर ना सिर्फ डिबेट शुरू हुई है बल्कि कुछ लोग आइडेंटिफाई भी किए जा चुके हैं। इसकी कुछ तफसीलात सामने आई हैं, वो आपके सामने रखनी है। ये पिछले कुछ दिनों में सोशल मीडिया के ऊपर आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि बहुत ज़्यादा शोर शराबा रहा है, बहुत ज़्यादा चर्चा हुई इस बारे में कि पार्टी के अंदर कुछ लोग हैं। तो शुरू में लोगों को लगा कि ये बस ऐसे ही सोशल मीडिया का शोर शराबा है और हर कोई, चूँकि लीडरलेस एक मूवमेंट चल रही है तो हर कोई अपने आप में लीडर बना है, तो इसलिए भी ये सारा कुछ चल रहा है। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो बात ऐसी है जो पीटीआई की संजीदा लीडरशिप भी अब ये बातें कर रही है कि हम तक इमरान खान के मैसेजेस उस तरह से कन्वे नहीं किए गए और जानबूझकर गलत मालूमात या अधूरी मालूमात पहुंचाई गई, जिनकी वजह से नुकसान का कई मरतबा सामना करना पड़ा। रीसेंट एग्जाम्पल्स भी दे के बताया गया कि कैसे कैसे ये सारा कुछ हुआ। वो गुज़िश्ता रोज़ की जो शिबली फराज की मुलाकात थी उसमें कुछ चीज़ें सामने आई, उन्होंने बहुत सारी डिटेल्स बताई, तो वो मैंने कल के व्लॉग में रिकॉर्ड कर लिया था, लेकिन टाइम की कमी की वजह से मैं वो ऐड नहीं कर सका। तो वो एज इट इज़ वो हिस्सा मैं कुछ देर में आपको सुनाऊंगा कि क्या क्या उन्होंने इन्फॉर्मेशन बताई और किस तरह से वो समझते हैं कि ये सारा कुछ हुआ और फिर उसका तोड़ उन्होंने किस तरह से निकाला। एनीवेज, जो अभी की रिसेंट अपडेट है थोड़ी सी उसके ऊपर बात कर लेते हैं, फिर ये पूरी डिटेल बताता हूँ। अभी एक ताज़ा खबर आज के मंजरनामे की, सियासी मंजरनामे की, वो ये कि पाकिस्तान में एक ऐसा ओहदा आज नॉमिनेट कर दिया गया या बना दिया गया जो कि आईने पाकिस्तान में एग्जिस्ट नहीं करता। नायब वज़ीर आज़म का ओहदा, जो कि एक बार पहले भी ये अटैम्प्ट हुई और आज एक बार फिर से ये ओहदा जो है इसहाक डार को दे दिया गया है। आपने ख़बरें सारी सुन ली होंगी, सोशल मीडिया पर भी, टीवी चैनल्स के ऊपर भी। मालूम नहीं क्यों ये ओहदा देने की ज़रूरत पेश आई, शायद इसलिए कि वज़ीर ख़जाना वो नहीं बन सके, तो फिर भी एज आ सुपीरियर मिनिस्टर के तौर पे उन्हें कुछ ना कुछ पोर्टफोलियो देना मकसूद था, इसलिए बनाया गया या कोई और वजह है। लेकिन जो इसकी टाइमिंग है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और इसहाक डार का दौरा सऊदी अरब जारी था और इस दौरान प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से एक प्रेस रिलीज़ मौसूल हुई और उस प्रेस रिलीज़ के ज़रिए 4 लाइनों में ये बता दिया गया कि जनाब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ये डिसीजन लिया। मैं आपको वो प्रेस रिलीज़ जल्दी से पढ़ के बता देता हूँ। लिखा गया है, ये प्रेस रिलीज़ रियाज से जारी हुई, यानी सऊदी अरब से, रियाज से इसकी डेट लाइन आई है और ये लिखा गया कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने वज़ीर ख़जाना इसहाक डार को नायब वज़ीर आज़म मुकर्रर कर दिया है। वज़ीर आज़म ने अब से कुछ देर पहले वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार को नायब वज़ीर आज़म मुकर्रर करने की मंजूरी दी है। काबीना डिवीज़न ने इस ज़मन में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। वज़ीर ख़ारजा इस वक्त वज़ीर आज़म के हमरा सऊदी अरब के दौरे पर है और प्रेस रिलीज़ ख़त्म हो गई। ये काम वापस आके भी किया जा सकता था, लेकिन दौरा सऊदी अरब के दौरान ही क्यों करना पड़ा, इसके ऊपर सवालात उठ रहे हैं। आने वाले कुछ दिनों में शायद इसका जवाब भी पता चल सके। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये ओहदा वक्ती तौर पर इनके पास है, क्रिएट करके एक तासुर चेक किया जा रहा है। हो सकता है कि ये ओहदा किसी दूसरी जमात के किसी रहनुमा के पास भी चला जाए, लेकिन ये सारी क्या ज़राइयाँ हैं। इससे पहले ये एक्सपीरियंस पाकिस्तान में हो चुका है जब परवेज़ इलाही को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था। गालबन 2012 की बात है जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। 26 जून 2012 को उन्हें वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ की तरफ से डिप्टी वज़ीर आज़म नामज़द किया गया और उस वक्त भी इसी तरह एक नोटिफिकेशन निकाला गया था। उस वक्त गालबन दिफाई पैदावार के वज़ीर थे परवेज़ इलाही, तो उस वक्त आसिफ जरदारी सदर थे। तो ये सारा उनकी हुकूमत के दौरान, चूँकि इत्तेहादी थे, कोलेशन में थे, तो ये ओहदा क्रिएट किया गया, लेकिन उनके पास इख्तियारात कोई नहीं थे। और आज भी जो नोटिफिकेशन जारी हुआ इसमें भी ये नहीं लिखा गया कि उनके पास इख्तियारात क्या होंगे। लेकिन नोटिफिकेशन के बगैर भी इसहाक डार की जब भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत रही है उनकी पोजीशन ऑलमोस्ट ऐसी ही रही है कि वज़ीर आज़म के बाद सीनियर मोस्ट वही रहे हैं। लेकिन इस बार उन्हें नोटिफाई करना पड़ा है, तो हो सकता है इख्तियारात भी दिए जाए। तो आने वाले कुछ दिनों में ये डीकोड हो जाएगा, लेकिन सऊदीया से ये फरमान जारी होना, इसके ऊपर अभी मालूम करना पड़ेगा कि क्या
हिकमत है। एनीवेज, आज की जो दूसरी बड़ी खबर है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आई है। यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज पहली मर्तबा इदारा जाती एक्शन लिया है और एक प्रेस रिलीज जारी की है। उसके बाद उसके ऊपर भी मैं थोड़ी डिटेल में बात करूंगा, लेकिन पहले मैंने आपसे वो जो स्टार्ट में जिक्र किया उसके ऊपर बात कर लेते हैं कि किस तरह पीटीआई के अंदर कुछ मुबैना रॉन्ग नंबर्स ने पार्टी के फैसला साजी को मुतासर किया और पार्टी के जो डिसीजन मेकर्स बाहर बैठे हुए थे, जो एक तरह से आउटसाइडर्स थे उस वक्त, उनके लिए मुश्किलात पैदा हुई। तो शिबली फराज से हमारी जो गुज़िश्ता रोज़ मुलाकात हुई उसमें उन्होंने क्या क्या चीज़ें बताई हैं वो मैंने कल के व्लॉग में रिकॉर्ड किया। ये हिस्सा ज़रा सुनिए, फिर वापस आते हैं। मैंने आज की ये हाई कोर्ट की खबर के ऊपर कुछ देर में बात करनी है। जब आज शिबली फराज से बात हो रही थी तो उन्होंने एक बड़ा हैरत अंगेज़ इंकशाफ किया, वो ये कि इस पूरे प्रोसेस के दौरान जब से ये सियासी लीडरशिप इमरान खान से दूर हुई और सिर्फ वकला को उन तक एक्सेस मिली, तो उस दौरान जो सबसे बड़ा इशू सामने आया या जिस मसले ने जन्म लिया वो ये था कि इमरान खान की बहुत सारी कही हुई बातें उन तक एज इट इज़ नहीं पहुंचती थीं और कई बातें बदल दी जाती थीं या तब्दील कर दी जाती थीं। तो उसकी वजह से उन्हें काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा। कई फैसले ऐसे हुए जो नहीं होने चाहिए थे या जिनके बारे में इमरान खान ने कहा ही नहीं था। और मैंने उनसे फिर पूछा कि क्या आपने ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किया जो इमरान खान से मिलने के बाद आप लोगों तक गलत इन्फॉर्मेशन पहुंचाते रहे? वो कहते बिल्कुल ये लोग आइडेंटिफाई हो चुके हैं और वक्त आने पर इनका एहतसाब होगा और इमरान खान के सामने ये सारी चीज़ रखी जाएगी कि इन लोगों ने ये इन्फॉर्मेशन दी जो कि दरअसल थी ही नहीं। उन्होंने एग्जाम्पल दी कि जैसे स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के लिए इमरान खान ने नाम भेजे तो वो एक की बजाय 2-3 नाम हमारे सामने आ गए। तो हमें नहीं पता था कि इमरान खान ने एक्चुअल में कौन सा नाम दिया, तो हमें उसको फिर से वेरीफाई करने के लिए दोबारा से प्रोसेस शुरू करना पड़ता था। फिर हमें दोबारा लोगों को भेजना पड़ता था, एक से ज़्यादा लोग जाते थे, वो मुलाकात करके आते थे, फिर हमें कुछ चीज़ों के बारे में पता चलता था। फिर उन्होंने ये भी कहा कि हमने तरीकाकार बदल दिया कि अब जो भी इमरान खान की डायरेक्शंस हम तक पहुँचाएगा वो रिटन में देगा कि ये इमरान खान ने हमें कहा है और ये डायरेक्शन है, और उसके नीचे उनके सिग्नेचर होंगे ताकि कल को अगर कोई फैसला गलत हुआ तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो किसी के ऊपर फिक्स की जा सके। फिर वो कहते हैं मुश्किल इसलिए भी थी कि वहाँ पर कोई नोट्स तो होते नहीं है कि इतनी ज़्यादा बातें, इतनी ज़्यादा गाइडलाइंस होती हैं तो वो बाहर आते आते लोग भूल जाते। तो इस बार कह रहे हैं हम कोई 6 लोग मिलने के लिए गए तो हमने फिर ये आपस में तय किया कि एक पॉइंट एक बंदा याद करेगा, एक पॉइंट एक बंदा याद करेगा, एक पॉइंट दूसरा, तो इस तरह अलग अलग 6 पॉइंट्स हमने याद किए, वरना अगर सारे ही बैठते तो फिर शायद भूल जाते। तो इस तरह की सिचुएशन और चैलेंजेस का उनको सामना करना पड़ा इब्तिदा में। अब वो कह रहे हैं कि चूँकि जो लॉयर्स को तो एक्सेस मिल ही जाता है किसी ना किसी तरह से, सियासी लीडरशिप का एक्सेस बहुत मुश्किल हो रहा था। तो अब उनको परमिशन मिली है मुलाकातों की, तो कई चीज़ें जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होने लगी हैं। लेकिन स्टिल वो कहते हैं कि हमें ये पूरा प्रोसेस जो है वो 2-2, 3-3 बार करना पड़ता है। अगर कोई इमरान खान की तरफ से डायरेक्शन आती है तो हम इतने डिसीजंस में ये चीज़ ऑब्ज़र्व कर चुके हैं कि चूँकि बैकग्राउंड उनके पास पूरा नहीं बताया जाता, उन्हें एक आध बात बता दी जाती है जिसकी बेस पे वो कोई ना कोई डिसीजन कर लेते हैं, लेकिन उसके बैकग्राउंड का नहीं पता होता, तो इसलिए हमारे तक इन्फॉर्मेशन पहुंचते पहुंचते वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। तो कई सारे डिसीजन, जब आप लोग टिकटों की तकसीम के हवाले से भी उन्होंने बताया कि कई मरतबा बल्कि जनरल इलेक्शन में भी कई फैसले ऐसे हुए जो इमरान खान ने कहे थे कि इनको टिकट्स देनी है और वो इसलिए नहीं दिए जा सके कि डिसीजंस हम तक सही नहीं पहुँचे, और कुछ ऐसे लोगों को टिकट दे दिए गए जिनके बारे में उन्होंने कोई कहा ही नहीं था और फिर भी चले गए। तो ये बहुत सारे मसाइल का उनको सामना करना पड़ा। बहरहाल इन्हें वो फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। तो शिबली फराज की बात आपने सुन ली। सिर्फ यही नहीं, एक और एग्जाम्पल भी उन्होंने उस वक्त बताई थी कि ये जो रिसेंट इमरान खान ने ख़त लिखा चीफ जस्टिस पाकिस्तान को, उस ख़त में भी वो कहते हैं कि इमरान खान ने रिज़ाइन का मुतालबा नहीं किया था चीफ जस्टिस से, लेकिन जब वो प्रेस रिलीज़ बाहर आई या वो उनका प्रेस नोट बाहर आया या उनका ख़त जो है वो मंजर आम पे आया, तो उसके साथ ये मुतालबा भी दोहराया गया कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान इस्तीफ़ा दें, और उसको इमरान खान के बयान के साथ मंसूब कर दिया गया, हालांकि ये उस वक्त उनका मुतालबा नहीं था। वैसे तो उनके साथ जो कुछ हुआ, मुतालबात और भी बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो
हालात के तकाज़ों के मुताबिक चलनी होती हैं कि इस टाइम ये मुतालबा करना है या नहीं करना। तो जब इमरान खान ने वो मुतालबा नहीं किया तो फिर पार्टी के बाकी लोगों ने आके किस तरह मीडिया के ऊपर उनसे मंसूब कर दिया, इसके ऊपर भी आईब्रोज रेज हो रही हैं। एनीवेज, फिर अब आ जाइए ज़रा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मामले के हवाले से। मैंने आपको बताया कि आज पहला इदारा जाती एक्शन सामने आया जब जस्टिस बाबर सत्तार के हवाले से जो ख़बरें सोशल मीडिया के ऊपर बहुत तेज़ी से फैलाई जा रही हैं और इस तरह से फैलाई जा रही है कि उसके ऊपर कोई नोटिस भी नहीं हो रहा, कोई FIA का नोटिस किसी के पास नहीं गया, कोई इंक्वायरी कॉल नहीं हुई, कुछ भी नहीं है। लेकिन एक कांस्टेंट एफर्ट जो है वो देखने में आ रही है कि बाबर सत्तार साहब के हवाले से चीज़ें फैलाई जा रही हैं सोशल मीडिया के ऊपर कि वो दोहरी शोहरियत रखते हैं, उनके फैमिली के बायोडाटा, उनका पर्सनल डाटा, सारा कुछ वो जो निजी मालूमात है वो सोशल मीडिया के ऊपर इस वक्त डाल दी गई है। तो आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक डिसाइड किया था कि आइंदा कुछ भी होगा तो कलेक्टिव उनका रिस्पांस आएगा या इदारे की तरफ से रिस्पांस आएगा। तो आज बाबर सत्तार ने अपनी ज़ाती हैसियत में नहीं बल्कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक प्रेस रिलीज़ जो है वो जारी की है और उस प्रेस रिलीज़ में उन्होंने क्लियर किया है कि जस्टिस बाबर सत्तार किसी दूसरे मुल्क के सिटीज़न नहीं है बल्कि उनके पास अमेरिका का ग्रीन कार्ड है। वो नेशनलिटी उनके पास नहीं है, ग्रीन कार्ड है और वो 2005 से अमेरिका से वापस आ चुके हैं। तो 2005 से लेके अब तक काफ़ी तवील अरसा है मेरा ख्याल किसी को जज करने के लिए कि इसकी क्या रेपुटेशन हो सकती है या क्या ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। तो अगर इतने सालों से 2005 से अब तक वो यहाँ पे सर्व कर रहे हैं और वो लिखते हैं इस एलामिया में कि उनका सारा जो डाटा है वो पब्लिक है, उनके जो टैक्स के रिकॉर्ड है वो सारा कुछ गोशवारों में ज़ाहिर है और कोई बैरून मुल्क कारोबारी शराकतदारी नहीं है, जो बच्चों का जो कुछ भी है वो सब डिक्लेयर्ड है हर चीज़। तो फिर मेरा ख्याल है अगर एक बंदे ने अपनी चीज़ हर चीज़ डिक्लेयर की हुई है, बताई हुई है, तो फिर तो मेरा ख्याल उनके लिए मुश्किल नहीं होगी। और इसी से जुड़ा हुआ मामला ऑडियो लीक्स केस का है, वो अब उसकी समाअत कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होने जा रही है। बहुत सारे लोगों की नज़रें उसके ऊपर हैं। कल का दिन इस हवाले से भी बड़ा अहम करार दिया जा रहा है क्योंकि जो पैमरा है उन समेत मुतादिद फ़रीक़ैन ने आके ये कहा है कि जनाब जस्टिस बाबर सत्तार जो है वो ऑडियो लीक्स केस से अलग हो जाए। तो अब कल इस केस की समाअत होनी है। देखते हैं कल बड़ा हंगामा खेज़ दिन रहेगा इस हवाले से, इस पर्टिकुलर केस के हवाले से। और भी कल अदालती हफ्ता चूँकि शुरू होने वाला है तो इमरान खान के केसेस, बुशरा बीबी के केसेस, ये इद्दत, साइफ़र और ये सारी चीज़ें एक बार फिर से इस वीक में भी कंटिन्यू होनी है, तो उस बारे में भी आपको अपडेट करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिए और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब का बटन दबा दिया कीजिए, इतनी कंजूसी ना किया करें। थैंक यू सो मच। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।